आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं नमस्कार। आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। श्रोताओं, हर साल 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस यानी वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन आत्महत्या के मामलों की रोकथाम में मदद के लिए लोगों को जागरूक और जानकार बनाने की कोशिश की जाती है। आत्महत्या जैसा कदम हर साल लाखों लोग हताश होकर उठाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी जानकारी को समेटे है हमारी भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। श्रोताओं, दुनिया भर में सुसाइड यानी आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मौजूदा भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, डिप्रेशन और स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और आत्महत्या का रास्ता चुन लेते हैं। क्या ये सच है? क्या इसे बचाया जा सकता है? ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट है हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली से डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में। स्वाति, धन्यवाद। डॉक्टर स्वाति, मैंने बताया कि कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे लोग सुसाइड करने के लिए प्रेरित होते हैं। आपकी नजर से एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण लोग ऐसा करते हैं? दो प्रमुख कारण हम समझते हैं। एक तो हुआ मानसिक स्वास्थ्य, जहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है कि जिसकी वजह से एक पर्सन आत्महत्या के लिए प्रेरित हो सकता है। उसके अलावा नशा करना, कोई तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना भी कारण बन सकते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन किसी फेलियर की वजह से या किसी क्राइसिस की वजह से उस इंसान को एक बहुत सेंस ऑफ वर्थलेसनेस कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी कभी ठीक नहीं होगी, मैं दूसरों के ऊपर बोझ बन जाऊँगा, या एक सेंस होना कि मेरी ज़िंदगी में कोई पर्पस नहीं है, मीनिंगलेस है, मेरे जीने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है या मेरे मरने से भी क्या हो जाएगा, वो सब भी कारण बन सकते हैं। सामाजिक की हम अगर बात करें तो एक 2-3 कारण पाए गए हैं उसमें। एक होता है कि आपको जहाँ पे एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग नहीं आती, आइसोलेशन हो जाता है। दूसरा वजह हो सकता है कि आपकी मान लीजिए कम्युनिटी या सोसाइटी या फैमिली इतनी ज़्यादा जुड़ी हुई है कि आपको उसमें अपना एक सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ वो नहीं मिलता। तो जैसे ये देखा गया है जहाँ पे डिक्टेटरशिप वगैरह होती हैं या जहाँ पे औरतें किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं, उनमें इस तरह के सुसाइड देखे जाते हैं। या जैसे अगर हम फार्मर्स वगैरह की बात करें तो जहाँ पे एक सिस्टम से हो जाना कि ये सिस्टम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, इतना सारा काम है, फैमिली को देखना है और मुझसे तो कुछ होगा नहीं तो इसलिए सब छोड़ दो। या एक पॉइंट देना कि सिस्टम को भी एक पॉइंट देना कि देखिए आप लोग हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो इस तरह के कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से इंसान आत्महत्या के लिए प्रेरित हो। जी, बहुत सारे आपने कारण बताए। तो उसे मुझे लगता है कि शायद जिंदगी के किसी पड़ाव पर भी इस तरह की भावना किसी को आ सकती है। बिल्कुल। या आप कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप बताना चाहेंगी जहां पर ये ज्यादा कॉमन है सुसाइड टेंडेंसीज? राइट। तो आने को तो किसी भी स्टेज पर आ सकता है, बट जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क का एज माना गया है वो है 15 साल से लगभग 35 से 40 साल। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एडोलेसेंट्स की एंड यंग एडल्ट्स की। और उसके अलावा एल्डरली में भी जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी सुसाइड की प्रवृत्ति देखी गई है। जो हाई रहती है। तो वो उनका कारण क्या बनता है? उनमें कारण जो सबसे इम्पोर्टेंट देखा गया है, एक तो लोनलीनेस, अकेलापन कि कोई साथ देने वाला नहीं है। फाइनेंशियल इश्यूज अगर हो गए हैं कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, आपके कमाई का कोई साधन नहीं है। क्रॉनिक फिजिकल इलनेसेस, हम सब जानते हैं कि बूढ़े लोगों में बीमारियां बहुत सारी होती हैं। तो मान लीजिए ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा है या जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, पेन वगैरह होना। एंड सबसे और इम्पोर्टेंट है जो सुसाइड देखा गया है वो जो लोग विडो मतलब जिनकी
पति या पत्नी गुजर गए हैं उनमें सुसाइड का रिस्क बहुत हाई देखा गया है। तो बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी एज ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि कैसे इसको पहचाने। बिकॉज अगर हम पहचान लेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं कि उस पर्सन को बचाने के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा मेजर रीजन लोनलीनेस भी होता है। और कोविड जब आया तो काफी मेजर इश्यूज लोनलीनेस से रिलेटेड हुए। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको लगा कि कोविड के दौरान या कोविड के बाद सुसाइड की जो टेंडेंसी है वो बढ़ी है या केसेस बढ़े हैं? तो कोविड के दौरान तो काफ़ी न्यूज़ आई थी, सेलिब्रिटी सुसाइड भी हुए थे और उसके अलावा भी बहुत लोगों ने सुसाइड किया था। तो अगर हम देखें तो वही रीजंस आ जाते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, लोग घर में बंद हो गए, बहुत एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, पता नहीं ये बीमारी मुझे हो गई तो क्या होगा या किसी और को हो गई तो क्या होगा, ठीक नहीं होंगी चीज़ें। उसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस हुए, उस समय लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट झेलनी पड़ी। तो ये चीज़ पहले भी देखी गई है, जो इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, कोविड हो गया या पहले आपके जो 1930s में एक फ्लू आया था, या कोई भी मेजर नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम पे सुसाइडल टेंडेंसीज लोगों की बढ़ जाती हैं। तो जैसा मैं अभी पूछ रही थी आपसे कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से पता लगे, क्योंकि आजकल जो स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, डिप्रेशन इतना कॉमन लूज वर्ड्स की तरह यूज होता है कि हम रोज ही बोलते हैं कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ, आज तो मुझे एंजाइटी हो रही है। तो क्या ये सुसाइड की तरफ इशारा करती है, ये कैसे पता लगे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम अपने कान और आँख खुले रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि अगर हमारे आसपास वाला हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर शायद इस तरफ जा रहा है जी। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं, जहाँ पे एक इंसान ने मान लीजिए बहुत बार एक बात नेगेटिव, नकारात्मक बातें करनी शुरू कर दी। जिंदगी क्या है, क्या करना है, फ्यूचर में तो सब ऐसे ही है, कुछ भी तो ठीक नहीं होने वाला, मेरे तो कुछ करने से कुछ होगा नहीं। उसके बाद कभी इस तरह से बातें कि इससे अच्छा तो भगवान उठा ले, या चलते चलते एक्सीडेंट ही हो जाए, मन करता है कभी कभी कि ये सब छोड़ के कहीं दूर चला जाऊं। तो ये सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप आएगा जहाँ पे इंसान शायद ये बोलने लगे कि मुझे कभी कभी लगता है कि खुद को हानि पहुंचा लूं, खुद को कुछ कर लूं। फिर आप ये नोटिस कर सकते हैं कि हो सकता है वो दवाइयाँ इकट्ठा करने लगा हो, ब्लेड्स रखने लगा हो, अच्छा। या बाहर से कोई पेस्टिसाइड या ऐसी कोई चीज़ खरीद के अपने पास रख ली हो, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जाके रिश्तेदारों से मिलना या ऐसे लोगों से मिलना जिनसे वो यूजुअली नहीं मिलेगा फैमिली में, काइंड ऑफ सेइंग गुड बाय, कि मैं जाने वाला हूँ, एक्सप्लिसिटली ना बोले। कुछ लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अपनी चीज़ें किसी और को उसने दे दी कि चलो दे देता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मिस होती है, एक मान लीजिए एक लंबे समय से इंसान डिप्रेशन या स्ट्रेस, एंजाइटी में चल रहा है, अचानक से बिना किसी ट्रीटमेंट के या बिना किसी वजह के अचानक से पॉजिटिव मूड हो जाना। अच्छा, तो ये भी वार्निंग साइन हो सकता है। वार्निंग साइन हो सकता है कि एक इंसान जो लंबे समय से परेशान था वो अचानक से ऐसे अगले दिन ही उठ के बिल्कुल ठीक हो गया। एंड उस समय केसेस देखे गए हैं कि इट वाज काइंड ऑफ बिकॉज उन्होंने एक डिसीजन ले लिया था कि मुझे अब जाना है यहाँ से। तो इट वॉज काइंड एक बर्डन हट जाता है ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट अब मेरा फैसला हो गया कि मुझे क्या करना है। दैट कैन ऑल्सो इंडिकेट कि तो ये भी एक रेड फ्लैग है जिसको हमें जरूर वॉच करना चाहिए, और ये मुझे लगता है लोग मिस करते होंगे। अच्छा, जैसे बहुत समय कई बार ऐसा होता है कि हमें सिम्टम भी दिखते हैं, हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, और कई बार हमारे साथ भी ऐसी कई चीजें हो रही होती हैं, तो हम कहते हैं इसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना। और कई मिथ्स भी हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि अगर हम मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो जितना अवेयर हम फिजिकल बीमारियों के लिए हैं उतना हम मेंटल बीमारियों के लिए नहीं है। तो कई बार हम उनको नेग्लेक्ट भी करते हैं। तो कहाँ से ये नेग्लेक्ट जो है ये हार्मफुल हो सकता है? ये नेग्लेक्ट जैसे वही है कि अगर जैसे मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड रहा है और एक बच्चा थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में बात कर रहा है और आपने इग्नोर कर दिया, वो एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बच्चा, अगर आपको पता चले कि आपका फ्रेंड या अगेन कोई फैमिली मेंबर खुद को हर्ट कर रहा है, चाहे सुसाइड के लिए नहीं कर रहा बट खुद को हर्ट कर रहा है, और आपने कहा चलो हर्ट ही तो कर रहा है कि थोड़ा बहुत ब्लेड से अपने आप को काट लिया या दीवार सर पे दे दिया, मार दिया, या हाथ से मुक्का मार दिया, तो
कोई बात नहीं, सुसाइड नहीं करेगा। सो ये रीजंस हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पहले उन्होंने कभी अटेम्प्ट किया है और वो हमने इग्नोर कर दिया कि पहले एक बार तो करा है लेकिन अब नहीं करेगा, समझा बुझा दिया है, हाँ समझा बुझा दिया है, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, तो अब तो ये ठीक हो जाएगा, तो अब ये नहीं करेगा। अच्छा, तो रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स नहीं होना है। अगर वो जो हमने रिकग्नाइजिंग साइंस की बात करी, अगर उनमें से कुछ भी दिखता है तो सतर्क हो जाना है। ये नहीं सोचना है कि वो अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहा है। ये अच्छा, बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, ये भी बताइए कि कई बार जैसे फैमिलीज में भी हमने देखा है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कहे जाते हैं जेनेटिक भी होते हैं कई बार, और एक्वायर्ड तो होते ही हैं। तो अगर किसी की ऐसी हिस्ट्री रही है तो क्या वो इफेक्ट कर सकता है फ्यूचर जनरेशन में? बिल्कुल कर सकता है। जेनेटिक्स का रोल होता है। जैसे फर्स्ट डिग्री में अगर किसी को, फर्स्ट डिग्री मतलब पेरेंट्स हैं या सिबलिंग है, उसमें किसी को मेंटल इलनेस है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। सेकेंड डिग्री ग्रैंड पेरेंट्स थोड़ा सा कम करेगा, तो ऐसे करके होता है। तो रिस्क फैक्टर्स तो हाई होते हैं अगर किसी में फैमिली हिस्ट्री है तो इस तरह के सिम्टम्स वाला, जैसे हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप जाएं और मिलें डॉक्टर से और बताएं, पूछें कि क्या है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आता है तो किस तरह से आप निदान, उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जब हमारे पास पेशेंट पहली बार आता है तो सबसे पहले उसकी एक डिटेल केस हिस्ट्री ली जाती है। पूरा उसकी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से पहले हम बात करते हैं, अगर स्पेशली अगर चाहे वो एडल्ट है, बच्चा है, कोई भी है, एंड फिर हम फैमिली मेम्बर्स से भी बात करते हैं। तो उसमें हम सारी चीज़ें, जितने भी मेंटल इलनेसेस की पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रग अब्यूज़, पर्सनालिटी इश्यूज़, उन सबको हम डिटेल में असेस करते हैं। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि अगर सुसाइडल आइडियाज़ हैं, क्या क्या वो बता रहा है कि हाँ मेरा मन करता है मैं खुद को हार्म कर लूँ, क्या उसने कोई प्लान बनाया है, क्या उसने कोई चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, या जाके जैसे रेलवे स्टेशन में देख के आया है क्या हो रहा है। तो हम फिर सिवेरिटी कितनी है, कितना, तो इसकी स्टेजेस भी होती हैं? स्टेजेस, जैसे एक स्टेजेस में जैसे बोला गया है, एक शुरू में आएगा कि भगवान मुझे उठा ले, इसको कहते हैं डेथ विश। अच्छा, कि मैं कुछ नहीं करूंगी अपने आप को, बट भगवान उठा ले। उसके बाद एक्टिव सुसाइडल आइडिया कि हाँ नहीं, कोई कुछ नहीं करने वाला, मुझे ही खुद को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन विदाउट एनी प्लान, कोई प्लान नहीं बनाया। और तीसरा होता है जहाँ पे प्लान बनाना शुरू कर दिया, तो आपने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू कर दिया, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कहाँ से किस तरह के सब्सटेंसेस से, किस चीज़ से मैं कंज्यूम कर सकता हूँ, या किससे पेनलेस डेथ हो सकती है। और फिर उससे लास्ट में आपने एक्चुअली उन चीज़ों को इकट्ठा करना या देखना शुरू कर दिया, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने लगना, वो फिर लास्ट स्टेज हो जाए। तो आपने ये जैसे डायग्नोस कर लिया कि किस स्टेज का है, किस लेवल पे इनको इस तरह का डिप्रेशन है या व्हाटएवर, तो क्या उपचार की प्रक्रिया रहती है, किस तरह से किया जाता है, क्या काउंसिल किया जाता है या दवाई दी जाती है, वो बताइए। राइट, सो जैसे मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मान लीजिए पेशेंट पहले अगर मेरे पास आया, मैंने उसकी सिम्टम्स एंड उसका सुसाइडल आइडिया वगैरह असेस किया। अगर मुझे लगा कि इसकी सिवियरिटी या इसकी जो तेज़ी है या उसका जो प्लान है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उन्हें ज़रूर साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करूँगी, ताकि चाहे वो एडमिशन कर सकें, एडमिट कर सके पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा हाई सुसाइडल रिस्क है, या एटलीस्ट दवाइयाँ शुरू कर सके। एंड साथ में हम फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसिल करते हैं कि आपको 24/7 कैसे उसकी देखभाल करनी है। अगर मान लीजिए कोई रीसेंट क्राइसिस हुआ था, पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई डिप्रेशन एंजाइटी वैसे नहीं है, बट अभी रिसेंटली मान लीजिए एक ब्रेकअप हुआ है या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, बहुत क्राइसिस है, तो उसमें हम लोग कभी कभी सिर्फ काउंसलिंग से भी शुरू कर सकते हैं। बट हर स्टेज पे असेस करते रहेंगे कि अगर रिस्क बढ़ रहा है तो फिर हमें दवाइयों की तरफ जाना पड़ सकता है। जी, तो ये दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं जी, और अलग अलग भी हो सकता है। जी। कई बार हम सुसाइड से या डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स भी सुनते हैं, जी, जो एक्चुअली मिथ्स मैं बोल ही रही हूँ, मिसकंसेप्शंस होते हैं। तो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर वर्किंग विद एम्स, आपने बहुत सारे इस तरह के केसेस देखे होंगे। कई बार जो आता है पेशेंट, उसके भी मिथ्स होते हैं और कई बार उसके परिवार वालों के, दोस्तों के भी मिथ्स होते हैं। तो ऐसे कौन से आम मिथ्स हैं? एक मिथ होता है कि ये लोग जो हैं ये सिर्फ अटेंशन सीख करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा होता है कि ये सेल्फिश हैं, ये लोग इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं, इनको लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी है इसलिए बस ये मरना चाहते हैं। तीसरा है कि
लोग मानते हैं कि जिनको मेंटल इलनेस है सिर्फ वही सुसाइड करते हैं। तो हमने शुरू में भी बात की कि ऐसा नहीं है कि जिनको मेंटल इलनेस है सिर्फ वही सुसाइड करते हैं। दूसरा, लोगों को लगता है कि सुसाइड को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, वो तो बिना वार्निंग के हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हमने जैसे साइंस की बात करी कि आप ध्यान रखेंगे तो रिकग्नाइज कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये लोग बोलते हैं कि अगर हम सुसाइड के बारे में अगर बात करेंगे, मान लीजिए आपका फैमिली मेम्बर सुसाइडल है, अगर हमने उससे इस बारे में बात करी, कुछ पूछा, तो वो और ज्यादा सुसाइडल हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। हम कहते हैं कि बात करिए ताकि सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता सके। जी, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कई बार ऐसा होता है कि इसको ज्यादा कुछ मत बोलो, शायद ये और एग्रेसिव ना हो जाए, पर ऐसा नहीं है आपके हिसाब से। तो बहुत सारी बातें हमें पता चली। कोई ऐसा, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कुछ और भी उनके मन में आ रहा होगा कि विचार हम ये भी जाने, तो कोई ऐसी हेल्पलाइन हो या कोई ऐसी वेबसाइट हो जो आप कार्यक्रम के माध्यम से उनको बताना चाहें? तो एक जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने शुरू करी है वो है टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं जो आपको स्क्रीन करेंगे, आपके इश्यूज को समझेंगे और आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करके किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेंटल इलनेस है, सुसाइड है, पर्सनालिटी इशू है, और उसके बाद वो आपको एक्सपर्ट्स के पास रेफर करेंगे। एंड ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं ईजिली जी। सो उसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट हेल्पलाइंस वगैरह भी हैं और गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। जी, तो बहुत सारी जानकारी हमें आपसे मिल रही है डॉक्टर स्वाति। मुझे ये ज़रूर बताइए, चलते चलते आपके मन में कोई ऐसा मैसेज आ रहा हो जो हमारे सभी श्रोताओं के नाम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देना चाहें तो ज़रूर कहें। 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पे फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स रिकग्नाइज करते हैं कि हाँ इस पर्सन को सुसाइडल रिस्क है, वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस होता है कि हम क्या करें। बट कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं मरीज को या फैमिली मेम्बर को हेल्प करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बी देयर, वहाँ पे उस पर्सन के पास रहना, उसके पास बैठना बहुत ज़रूरी है। आप समझाइए मत, नहीं सुसाइड गलत है, ये नहीं करना चाहिए, गुस्सा मत होइए उस चीज़ के लिए, समझिए कि वो किस लिए करना चाह रहा है। ओपनली इस बारे में बात करिए और सबसे ज़्यादा सुनिए, और अगर वो नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, उनके साथ बैठिए। टीम अप्रोच ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, फैमिली मेम्बर या फ्रेंड आपको बोलेगा कि तुमको बता रहा हूँ, तुम और किसी को मत बताना। वो अपने लिए बहुत बर्डनसम हो जाता है, वो नहीं करना है, आपको सारा बर्डन नहीं लेना है। साथ में 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करिए, शिफ्ट में उस पर्सन के साथ रहिए कि चलो 10 घंटे मैं रहूँगा, फिर 10 घंटे कोई और रहेगा, ताकि किसी के ऊपर भी एक वो बर्डन ना आए। एंड उनको बेसिकली ये मोटिवेट करना कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो चाहे वो हेल्पलाइन में फ़ोन करके लें या किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकेट्रिस्ट से मिलें, लेकिन हेल्प ज़रूर लें। जी, तो आज श्रोताओं आपने सुना आत्महत्या और इसके कारण, इसका उपचार और इसका बचाव। हमने बहुत विस्तृत बातचीत करी और हमारे साथ स्टूडियो में रही डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई और इतनी विस्तृत जानकारी आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो इस चीज़ को सुनकर शायद और लोगों की और अपनी भी मदद कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर ये विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्वाति केडिया गुप्ता। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, संपूर्ण रूप से स्वस्थ वो व्यक्ति होता है जो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक आदि सभी मायनों में स्वस्थ हो। जब हम शारीरिक सुंदरता की बात करते हैं तो सुंदर चमकदार बाल सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से बालों में असमय टूटने और कम होने से हम परेशान भी होते हैं। ऐसे में एक विकल्प है हेयर ट्रांसप्लांट। इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास पांथरी। आपसे बात कर रहे हैं शिवम मिश्रा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम।
सर आजकल चूंकि देखा जा रहा है हेयर लॉस की प्रॉब्लम बहुत आम हो गई है, लोगों के बीच में बड़ी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, तो हम बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि हेयर लॉस क्या है और इसके मुख्य कारण क्या होते हैं। देखिए, हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना, अगर हम इसको डिवाइड करें मेल्स और फीमेल्स में यानी पुरुष और स्त्री में, तो पुरुषों में इसका कारण होता है, इसे बोलते हैं आनुवंशिक गंजापन यानी मेल पैटर्न बॉल्डनेस। साइंटिफिक टर्म में हम इसे कहते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रो मतलब टेस्टोस्टेरोन, पौरुष बाल को उड़ाता है और मातृत्व यानी एस्ट्रोजन बाल को बचाता है। तो एक तो आपका हार्मोन लेवल हो गया, दूसरा आता है जेनेटिक यानी जीन्स। 3 जनरेशन में कोई भी जेनेटिक प्रिकर्सर आपको वो जीन दे सकता है और आप उसके पैटर्न पे गंजे होते जाएंगे। तो पौरुष के और जीन्स के कारण इसको आनुवंशिक गंजापन कहा जाता है। स्त्रियों की जब हम बात करते हैं तो फीमेल्स में मल्टीपल कॉजेज होते हैं, वो ज्यादातर मेडिकल कॉजेज होते हैं। मेडिकल कॉजेज में जैसे पीसीओएस सिंड्रोम हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज क्या होती है, उनको ओवरी में काफी सिस्ट हो जाते हैं, तो उनको मेल हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं। ऐसी फीमेल्स में वेट गेन देखा जाता है, फेशियल हेयर यानी मुंह पे बाल देखे जाते हैं और हेयर लॉस पैटर्न काफी बढ़ जाता है उनका। फिर आता है हाइपोथायराइडिज्म, फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12, D3 इनकी डेफिशिएंसी। इसलिए फीमेल्स में हमेशा हमें मेडिकली उनको बहुत ज्यादा अलग अलग विटामिन चेक करने पड़ते हैं और उस हेयर लॉस को ट्रीट करना पड़ता है। सर इसमें जनरली देख रहे हैं कि इसमें तनाव भी कोई कारण होता है। देखिए, तनाव को मैं बोलूंगा ये आग में घी का काम कर सकता है, पर ये प्रिकर्सर या प्राइमरी कॉज नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट का। और हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है और क्या इसे कोई भी करा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट कोई भी करा सकता है, पुरुष स्त्री दोनों करा सकते हैं। और अगर मैं उम्र की बात करूं तो 25 साल के बाद ही मैं ऑपरेट करता हूं, 24 कंप्लीट होने के बाद। उससे पहले थोड़ा हेयर लॉस पैटर्न प्रिडिक्टेबल नहीं होता। 25 से 65 साल, इवन मैंने एक 68 ईयर ओल्ड को ऑपरेट करा हुआ है। कोई भी इसकी सर्जरी को करा सकता है, पुरुष भी और स्त्री भी। अब जब हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में बात करते हैं तो हम सब में सर के पीछे जो पार्ट हम तकिए पर रखते हैं उसको हम डोनर एरिया बोलते हैं। वो डोनर एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे पौरुष के जो अटैच होने के रिसेप्टर हैं 5 अल्फा रिडक्टेज, वो उसमें है ही नहीं। इसलिए ये बाल तो मृत्युशैया तक साथ में जाते हैं। हर किसी के बाल रहेंगे, कोई कितना भी गंजा हो। इन्हीं बालों को हम वहां से चुरा कर आगे लगा देते हैं जहां रिक्वायरमेंट है। इस सिंपल सर्जरी का नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। अगर मान लीजिए सर किसी के पीछे भी बाल नहीं है तो क्या आर्टिफिशियल बाल भी लगाए जा सकते हैं। अगर किसी के पीछे भी बाल नहीं है तो हम उसकी दाढ़ी को यूज कर सकते हैं। दाढ़ी अगर कम है, पीछे भी बाल नहीं, जैसे कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सालिस, उन पेशेंट में आईब्रो भी नहीं होती, बगल के बाल भी नहीं होते, पूरे बॉडी में ही बाल नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स के लिए बेस्ट है कि वो हेयर पैच पहने, हेयर सिस्टम्स। ओके सर, अगर हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में क्या सावधानी रखनी होती है, क्योंकि लोगों के मन में कई बार बड़े क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसके बाद पता नहीं क्या क्या सावधानी रखनी होगी। देखिए, पेशेंट की तरफ से तो सिर्फ डिसीजन लेना मेन होता है, मेन सावधानियां आ जाती है डॉक्टर्स की टीम की तरफ से। हमेशा हेयर ट्रांसप्लांट से पहले हमको 2 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। हमारा पेशेंट मेडिकली ऑप्टिमाइज है कि नहीं, उसके लिए कुछ बैटरी ऑफ ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, प्लस एक लोकल एनेस्थीसिया का पैच टेस्ट कराते हैं कि ट्रांसप्लांट उनके लिए सेफ है या नहीं है। इसके साथ में सर्जरी के एक रात पहले उस हेड वॉश कराते हैं ताकि सर पे कोई भी इन्फेक्शन ना रहे। अब जब हम ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद की बात करते हैं तो ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद बड़े सिंपल प्रिकॉशंस होते हैं। आपने 5 दिन अपनी रूटीन एंटीबायोटिक्स करनी है जो कि आपके डॉक्टर लिख के दे देंगे। 5 दिन आपने बेटाडिन डोनर एरिया पे लगाना है और सामने के ग्राफ्ट पे नॉर्मल सलाइन छिड़कना है ताकि वो ड्राई ना हो और वेट रहे। तीसरा, आपको ये देखना है कि 4थे दिन तक आपके सर की माथे की सूजन उतर जानी है। वो एक टाइम है जब आप थोड़ा रेस्ट लें घर पे। 5वें दिन से अपनी रूटीन लाइफ आप कर सकते हैं। और सर ये हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर क्या क्या, अभी चूंकि हम देखते हैं बहुत सारे मिथ्स समाज में चल रहे हैं इसको लेके, तो क्या जो आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो क्या क्या उनके मन में प्रश्न रहते हैं, क्या क्या मिथ्स रहती हैं उनको? देखिए, प्रश्न तो सर्जरी के अलग हो गए। मिथ्स जो आप पूछ रहे हैं, सबसे कॉमन मिथ जो मुझे सुनाई देता है खासकर मेरी Tier 2 सिटी के पेशेंट से, वो ये कि क्या ट्रांसप्लांट से कैंसर हो सकता है। अब ये गलत धारणा है बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसप्लांट से कभी कैंसर हो ही नहीं सकता। आपकी अपनी कोशिका अपने शरीर में जा रही है, कोई फॉरेन बॉडी हम इंसर्ट कर ही नहीं रहे। दूसरा मिथ लोगों में ये आता है कि ट्रांसप्लांट के बाल जल्दी गिर जाते हैं। अब ये एक सही धारणा भी है, गलत भी है। सही धारणा इसलिए क्योंकि अगर हम अपने डॉक्टर की बराबर से जांच पड़ताल ना करें, एक चॉइस अच्छी ना ले, कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सस्ती सर्जरी के चक्कर में थोड़ा कम क्वालिफाइड जगहों में या कम एक्सपीरियंस जगहों में चले जाते हैं। तो हमारे डोनर एरिया में एक परमानेंट और एक नॉन परमानेंट जोन रहता है। सर्जरी के समय एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए ये जानने के लिए कि मैं परमानेंट जोन के बाल ज्यादा ले रहा हूं और आगे लगा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही हम नॉन परमानेंट जोन के बाल आगे लगा देंगे, एक स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ पीरियड में 2 साल 3 साल 4 साल में बाल उड़ जाने। सर एक सवाल और है कि क्या हेयर लॉस का खतरा आयु वर्ग के विशेष लोगों को ही को ज्यादा होता है, पर्टिकुलर ऐसा कोई चांसेस रहते हैं? देखिए, अगर अब मुझे 14 साल हो गए, अगर मैं पास्ट डिकेड की बात करूं तो आजकल मेरे जो पेशेंट्स हैं, अगर मैं उन्हें परसेंटेज में डिवाइड करूं, अब
75 से 80% जो पेशेंट्स है मेरे वो यंगर एज ग्रुप में आ रहे हैं। पहले रूटीनली जब ये हेयर ट्रांसप्लांट नया नया निकला था, हमने करना शुरू करा था 2010-11 में जब ये फैलना शुरू हुआ था, उस समय में रूटीनली मोस्टली 40 साल के 40 ईयर प्लस लोग कराते थे इलेक्टिव सर्जरी की तरह। अब क्या हो गया, हर बच्चा अपने लुक के लिए कॉन्शियस हो गया। तो आज की डेट में 75 से 80% पेशेंट तो मेरे 25 से 30 साल की एज ग्रुप में आ रहे हैं। ये आयु वर्ग अब बहुत ज्यादा ही हेयर ट्रांसप्लांट में वो हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। देखिए पहले तो ऐसा कहा जाता था कि बुढ़ापे में बाल जाते हैं, लेकिन आजकल जैसा देख रहे हैं चीजें चेंज हो रही हैं। इसका कारण यह है कि जैसा मैंने आपको बताया, इसमें जेनेटिक्स बहुत इन्वॉल्व होती है। डार्विन्स लॉ क्या कहता है कि हर प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के साथ यानी नेक्स्ट जनरेशन के साथ जेनेटिक एक्सप्रेशन स्ट्रांग होता जाता है। तो इसमें एक रूल ऑफ 10 आता है कि अगर फादर को, या अगर आपके फादर पे करते रहे, सपोज दादाजी नहीं आपके फादर पे करते रहे, अगर फादर को हेयर लॉस 35 साल की उम्र में शुरू हुआ है और वो 45 साल तक चल के तब गंजे हुए हैं, बच्चे को 25 साल से शुरू हो जाएगा और वो ड्यूरेशन भी हाफ होगा। जैसा कि सर अभी हम देख रहे हैं कि हेयर लॉस की समस्या किसी पुरुष वर्ग में सीमित नहीं है, महिलाओं को भी हो रही है। तो क्या महिलाएं भी इस प्रोसेस को अपना सकती हैं, इसको करा सकती हैं? एब्सोल्युटली। उनमें हम डोनर एरिया की पार्शियल ट्रिमिंग करते हैं, ऊपर से फ्लैप उठा के बालों का छोटा सा एरिया ट्रिम करके बाल निकाल देते हैं, ताकि इमीडिएटली जब वो बाल छोड़े या जूड़ा बनाए कोई सबूत ही ना रहे कहां से बाल लिए गए। सेकंड, जब हम उनकी इम्प्लांटिंग भी करते हैं फॉलिकल्स की, तो उनके बाकी के बाल भी लंबे छोड़ देते हैं, ताकि तीसरे दिन से रूटीनली वो अपनी सोशल लाइफ एंजॉय कर सकें। स्त्रियों में पहले लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि हम उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट करें पहले कि ट्रांसप्लांट करें। इसलिए हर स्त्री को पहले आके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और एग्जामिन कराना चाहिए। सर एक सवाल और है, क्या हर पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है? देखिए मैं ऐसा नहीं कहूंगा। होता क्या है, आजकल बच्चे अपने डेंसिटी यानी वॉल्यूम को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। हमें समझना है, जैसे हम मैथ्स में पढ़ते रहे वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, वैसे ही ट्रांसप्लांट के अगर हम साइंस में आए तो वॉल्यूम इज थिकनेस इनटू नंबर्स। नंबर्स अगर आपके कम हो गए और आपको बॉल्ड पैच बन गया है, फ्रंटल आ गया है या पीछे वर्टेक्स एरिया में आ गया, आप इमीडिएटली ट्रांसप्लांट करा लीजिए। बट अगर थिकनेस इफेक्ट हो रही है और नंबर्स उतने ही है, तो बेहतर है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पहले जाएं। कई सारी मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, PRP थेरेपी, और साथ में मेडिकेशंस जो हम देते हैं। उसके बाद हम डिसीजन ले ट्रांसप्लांट की जरूरत है कि नहीं है। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हेयर लॉस के लिए जो अभी वर्तमान में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ खान पान में, लाइफस्टाइल में हम कुछ कर सकते हैं, इससे इसमें कमी आ सकती है? देखिए मैं एक बहुत बड़ी चीज में स्ट्रेस करूंगा, और ये भी एक मिथ ही है। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं खान पान सही नहीं रख रहा इसलिए मेरे हेयर लॉस हो रहा है। हमें पहले एक चीज समझनी है, नाखून और बाल केराटिन है, डेड टिश्यू। ये हमारी कोशिकाएं हैं, यानी नेल बेड और फॉलिकल बाल का यानी रूट, जो कि जीवित है। बाल क्या है, वो केराटिन का 1 mm का, जैसे हम बचपन में पिट्ठू खेलते थे, 1 mm का कलेक्शन होता रहता है। इसीलिए बाल 1 mm पर डे यानी 3 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो करता है। यही कारण है कि नाखून और बाल काटने में हमें खून नहीं निकलता है, ये डेड टिश्यू है। जब हम बात रूट्स की करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के लिए हमें हमेशा बैलेंस डाइट पे फोकस करना चाहिए। कई पेशेंट जो इमीडिएट वेट लॉस के लिए जाते हैं लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट के लिए, उन लोगों में जरूर हेयर लॉस बढ़ता हुआ देखा गया। सेकंड, कई सारे हमारी खान पान की हैबिट्स में, जैसे अगर हम स्मोकिंग ले लें या ड्रिंकिंग ले लें, उसमें हेयर लॉस तो मैं एकदम नहीं कहूंगा होता है, लेकिन डिफ्यूज थिनिंग हो जाती है पूरे सर पे, उनके बाल पतले होने लगते हैं। यहाँ तक कि क्रॉनिक स्मोकर्स में मैंने देखा है कि उनके डोनर एरिया के बाल भी पतले होते हैं, जो हमें आगे लगाने पड़ते हैं। चलते चलते क्या आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि वो क्या सावधानियां रखें ताकि हेयर लॉस कम हो? देखिए मैं श्रोताओं को एक ही चीज के लिए एजुकेट करूंगा। आज की डेट में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सब जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया हमारा इतना फैल चुका है कि अब टायर 2 टायर 3 सिटी के भी आते हैं। तो आप लोगों को ये समझना है कि जब भी आप चॉइस करने जाएं हेयर ट्रांसप्लांट के, आपने 2 फैक्टर्स अपने दिमाग में रखने हैं। पहला, मेरे डॉक्टर कितने एक्सपीरियंस है, कितने क्वालिफाइड है, उनकी सर्जरी का सक्सेस रेशियो क्या है। दूसरा, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOP उनके क्लिनिक में फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, हाइजीन के साथ, डिस्पोजेबल इक्विपमेंट के साथ सर्जरी हो रही है कि नहीं, पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है कि नहीं, और बाद में आपको क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह देके वो अच्छा फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। अदरवाइज दिस सर्जरी इज वेरी सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। हेयर ट्रांसप्लांट, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे इस भेंट वार्ता में, जिसमें हमारे विशेषज्ञ थे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर विकास पांथरी, और आपसे बात कर रहे थे शिवम मिश्रा। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।